नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। दोस्तों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर हम हाजिर हुए हैं। दर्शकों, आज की कहानी फिर एक नागिन के बदले की कहानी है। तो आज की कहानी बड़ी मोटिवेशनल है और बड़ी प्रेरणादायक है। ये कहानी आपको आपके जीवन में ढेर सारी प्रेरणाएं देने वाली है। दोस्तों, नाग नागिन के बारे में आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होगी और जब भी हम नाग नागिन का नाम लेते हैं तो हमारे दिल में एक डर सा पैदा हो जाता है। एक अजीब सा भय हमारे दिल में पैदा हो जाता है, क्योंकि नाग नागिन की प्रजाति ही ऐसी होती है। प्रिय दर्शकों, यूं तो नाग नागिन को भगवान शिव का श्रृंगार कहा गया है, क्योंकि भगवान शिव ने नाग को अपने गले में धारण किया है, इसलिए देवादिदेव महादेव का श्रृंगार भी कहा जाता है। प्रिय दर्शकों, ये बात अक्सर आपने सुनी होगी कि नाग की आंखों में यानी कि सांप की आंखों में एक अजीब प्रकार का लेंस होता है, जो कि किसी बंदे को एक बार देख ले तो उसे भूल नहीं सकता, और वो बंदा चाहे धरती के किसी भी कोने में जाकर छुप जाए, वो सांप उसे जरूर ढूंढ लेता है और अपना बदला पूरा करता है। दोस्तों, सांप की आंखों में एक अजीबोगरीब कैमरा होता है, जो कि जिस व्यक्ति की फोटो को कैप्चर करता है उसे वो कभी नहीं भूल सकता और उस व्यक्ति को ढूंढ लेता है और अंततः अपना बदला पूरा करता है। प्रिय दर्शकों, वैसे ही सांप के पास में एक चमत्कारी नागमणि होती है। ये नागमणि बहुत चमत्कारी होती है। जिस नाग के पास होती है वो नाग कुछ भी करने में सक्षम होता है। प्रिय दोस्तों, नागमणि के हजारों चमत्कार की गाथाएं आपने सुनी होगी। कहा जाता है कि जिस नाग के पास नागमणि होती है उसे इच्छाधारी नाग कहा जाता है। इच्छाधारी का मतलब होता है कि वो अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकता है, किसी भी जीव जंतु, मनुष्य, पशु पक्षी का रूप धारण कर सकता है। दोस्तों, जिस नाग के पास नागमणि होती है वो नाग बहुत ही शक्तिशाली होता। प्रिय दर्शकों, आज की इस कहानी में भी आप जानेंगे कि एक नागिन ने अपनी नाग का बदला लेने के लिए पता नहीं क्या क्या यत्न किया है और अंततः वो नागिन बदला लेती है। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी में इस नागिन के बदले की कहानी बहुत ही रोमांचक है। ये सुनकर, ये जानकर आपकी रूह कांप उठेगी कि आखिरकार क्या नाग भी ऐसा कर सकता है। प्रिय दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि धन पे नाग होता है। जहां पर जमीन में गड़ा हुआ धन होता है उस जगह पर नाग होता है। नाग और नागिन का पहरा होता है। इस कहानी के अंत में हम आपको ये भी बताएंगे कि धन पर नाग नागिन का पहरा क्यों होता है, आखिरकार इसका रहस्य क्या है। प्रिय दर्शकों, वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें, ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सकें। शुरू करते हैं दोस्तों आज की प्यारी सी पावन पवित्र कहानी। प्रिय दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। सर्दियों के दिन थे। सर्दी कड़ाके की पड़ रही थी। चारों तरफ खूब बर्फबारी हुई थी। मौसम साफ होने पर एक बनवासी किसान अपना काम करने के लिए खेतों में जाता है। दिन भर खेतों में काम करता है और जब दिन भर काम करके, काम खत्म करके वो जल्दी जल्दी अपने घर को लौटता है। प्रिय दर्शकों, जब वो किसान रास्ते में जा रहा था तो रास्ते में उसने देखा कि एक स्थान पर बर्फ पर कुछ काला काला पड़ा हुआ था। प्रिय दर्शकों, सफेद बर्फ के अंदर वो काला काला पड़ा हुआ किसान को दिखाई देता है। जब वो दिखाई देता है तो किसान सोचने लगता है कि सफेद बर्फ पर ये काला काला क्या पड़ा हुआ है, कौन सी अजीबोगरीब चीज है। ये सोचकर जब किसान पास गया तो वो देखता है कि एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही विशाल सांप पड़ा हुआ है। वो सांप लगभग मरना अवस्था में था। प्रिय दर्शकों, जब वो बनवासी सांप को गौर से देखता है तब उस किसान को समझ में आ जाता है कि सांप की कुछ ही समय में मृत्यु होने वाली है। बर्फबारी के कारण
ठंड से इस सांप की मृत्यु होने वाली है। प्रिय दर्शकों, अब उस वनवासी को उस सांप पर दया आ जाती है। दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं जिनके दिल में दया धर्म बहुत ज्यादा होती है, जो कि दुष्टों पर भी दया कर देते हैं। इसी तरीके से इस किसान को भी उस सांप पर दया आ जाती है और दया आने के बाद वो किसान उस सांप को उठाता है और अपने थैले में डाल लेता है। प्रिय दर्शकों, और थैले में डालकर अब वो किसान अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। दोस्तों, ये सांप बर्फ के ऊपर क्यों पड़ा हुआ था? इसका कारण ये था कि नाग और नागिन दोनों ने शर्त लगाई थी कि पूरे दिन और पूरी रात भर कौन इस बर्फ पर रह सकता है। प्रिय दर्शकों, दोनों पति पत्नी की शर्त लगने के बाद अब नाग तैयार हो जाता है। नाग नागिन से कहता है कि प्रिय, मैं सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक इस बर्फ पर बड़े आराम से रह सकता हूं, ये बर्फ मेरा कुछ नहीं कर सकती। प्रिय दर्शकों, इस तरह की दोनों नाग नागिन में शर्त लग जाती है और नाग बर्फ पर आकर लेट जाता है। नागिन दूर खड़ी देखती रहती है। प्रिय दर्शकों, जब उस किसान की नजर बर्फ पर पड़े सांप पर पड़ती है, नाग पर पड़ती है, तब वो किसान उसके पास जाता है और उस सांप को उठाकर अपने थैले में डाल लेता है। किसान सोचने लगता है कि बर्फबारी के कारण ये सांप बहुत घायल हो गया है और ठंड के मारे ये कहीं मर ना जाए। यही सोचकर किसान उस सांप को थैले में डालकर अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। प्रिय दर्शकों, अब वो किसान अपने घर पहुंचकर सांप को थैले से बाहर निकालता है और उस सांप को आग जलाकर उसके पास में रख देता है ताकि गर्माहट से उस सांप की सर्दी दूर हो जाए। प्रिय दोस्तों, सांप को आग के पास में रख करके अब वो किसान अपने घर के अंदर चले जाता है। पास में ही उस किसान का एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था। किसान के घर के अंदर जाने के बाद अब वो किसान का बच्चा उस सांप के पास में आकर के बैठ जाता है। प्रिय दर्शकों, जब वो किसान का बच्चा आग के पास में नाग के पास आकर के बैठ जाता है और उसे बड़े नजदीक से बड़े गौर से देखने लगता है। प्रिय दोस्तों, जब आग की गर्मी से सांप की सर्दी दूर होती है तो सांप कुछ हरकतें करने लगता है। उस आग की गर्मी ने मानो सांप में एक नए जीवन का संचार कर दिया था, इसलिए अब सांप धीरे धीरे हलचल करने लगा। प्रिय दर्शकों, ये देखकर वो किसान का बच्चा सांप को दुलारने के लिए सहलाने लगा, अपना हाथ सांप पर फेरने लगा। प्रिय दर्शकों, अब जैसे उस किसान के बच्चे का हाथ सांप के मुंह की तरफ जाता है तो सांप तुरंत अपना फन फैला लेता है और बच्चे को डसने के लिए तैयार हो जाता है। प्रिय दर्शकों, इतने में ही किसान की नजर सांप और अपने बच्चे पर पड़ जाती है। किसान देखता है कि सांप उसी किसान के बच्चे को डसने के लिए तैयार हो रहा है। ये देखकर किसान से रहा नहीं गया और वो किसान कुल्हाड़ी उठाकर दौड़ता हुआ सांप के पास पहुंचा। प्रिय दर्शकों, अब उस किसान ने एक हाथ से अपने बच्चे को गोद में उठाया और दूसरे हाथ से कुल्हाड़ी का वार करते हुए सांप के 2 टुकड़े कर दिए। प्रिय दोस्तों, उस सांप के 2 टुकड़े हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, अब वो किसान उस सांप से कहता है कि दुष्ट से कृतज्ञता की आशा नहीं करनी चाहिए। इतना कहते हुए सांप के 2 टुकड़े हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, अब वो किसान अपने बच्चे को लेकर अपने घर के अंदर चले जाता है, अपने बच्चे का दुलार करता है, लाड़ प्यार करता है। प्रिय दर्शकों, किसान अपने बच्चे को लेकर के मकान के अंदर चले जाता है और सांप 2 टुकड़ों में इधर उधर फुदकता रहता है। पूंछ वाला टुकड़ा वहीं पर पड़ा रहता है और जो सांप का मुंह वाला टुकड़ा था, सांप रेंगता हुआ दूर चले जाता है और एक झाड़ी में जाकर के छुप जाता है। प्रिय दर्शकों, अब जैसे ही वो कटा हुआ सांप झाड़ी में जाकर के छुपता है तो वहां पर चींटियों का बिल था। अब उस सांप में बहुत सारी चींटियां लग जाती हैं। धीरे धीरे वो सांप गलने लगता है। प्रिय दोस्तों, उधर वो नागिन अपने नाग का इंतजार करती रहती है, सोचती रहती है कि नाग मेरा बर्फ पर बैठा हुआ है, लेकिन
काफी समय बीतने के बाद जब वो नागिन का नाग वापिस नहीं आता है तो नागिन को चिंता सताने लगती है। सोचने लगती है कि कहीं मेरा नाग की मृत्यु तो नहीं होगी। यही सोचकर अब वो नागिन उस बर्फ पर जाकर देखती है तो उसे उसका नाग नहीं मिलता है। ये सोचकर वो नागिन बड़ी क्रोधित हो जाती है। सोचने लगती है कि आखिरकार मेरा पति नाग यहां से कहां गया। दोस्तों, अब वो नागिन चिल्लाती है, विलाप करती है, लेकिन उसका नाग उसे कहीं नजर नहीं आता। प्रिय दर्शकों, अब वो नागिन वहां से रवाना होती है और रोती बिलखती आगे बढ़ती है। दोस्तों, जब वो नागिन आगे बढ़ती है सोचने लगती है कि मैं शिवजी के मंदिर जाकर भगवान देवादिदेव महादेव की पूजा करूंगी और वही मेरे पति को मुझे वापस मिलाएंगे। यही सोचकर वो नागिन वहां से रवाना होती है। प्रिय दर्शकों, जैसी वो नागिन वहां से आगे जाती है तो उसी झाड़ी के पास होकर गुजरती है जिस झाड़ी के अंदर उस नागिन का नाग कटा हुआ उस झाड़ी में छुपा हुआ था। प्रिय दोस्तों, अब जैसी नागिन वहां से गुजरती है तो नागिन को आभास होने लगता है कि उसका पति कहीं यहीं पर है। अब जैसी उस नागिन को आभास होता है तो नागिन अपने नागमणि के द्वारा अपने नाग का पता लगाती है। जब नागिन को अपने नाग का पता लगता है तो नागिन उस नाग के पास चली जाती है और उसकी हालत देखकर बहुत दुखी होती है। प्रिय दर्शकों, नागिन अपने नाग से पूछने लगती है कि पति देव, आप मुझे ये बताएं कि तुम्हारी ये हालत कैसे हुई। तुम तो बर्फ पर बैठे हुए थे, फिर तुम्हारे 2 टुकड़े किसने कर दिए। प्रिय दर्शकों, तब वो नाग वो पूरी घटना बताता है। कहता है कि फला किसान ने कुल्हाड़ी से वार कर मेरे 2 टुकड़े कर दिए हैं और मैं अब ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकता। कुछ ही क्षणों में मेरी मृत्यु हो जाएगी। नाग और कहता है कि प्रिय, तुम अपना ख्याल रखना। इतना कहते ही नाग की मृत्यु हो जाती है। नाग के प्राण पखेरु निकल जाते हैं। प्रिय दर्शकों, अब नागिन जोर जोर से चिल्लाती है, जोर जोर से रोने लगती है और अपने मन में निश्चय करती है, वचन लेती है कि मैं अपने पति देव नाग का बदला लेके रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके लिए यदि मुझे मेरे प्राण भी गंवाने पड़े तो भी मुझे कोई गम नहीं है, मगर मैं अपने पति नाग का बदला जरूर लेके रहूंगी। प्रिय दर्शकों, अब नागिन वहां से रवाना होती है और अपने पति नाग के कातिल का पता लगाती है और अपने पति नाग के बदले के लिए इधर उधर मंडराने लगती है। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले वो नागिन उस किसान के खेत पर चली जाती है और वहां पे मंडराने लगती है। सोचने लगती है कि कभी तो किसान या किसान का पुत्र अपने खेतों पर जरूर आएगा और वो जब भी आएगा मैं उसे अपना बदला पूरा करूंगी। प्रिय दर्शकों, अब एक दिन किसान अपने पुत्र के साथ अपने खेतों में काम कर रहा था। खेतों में जाता है। प्रिय दर्शकों, अब एक दिन किसान अपने पुत्र के साथ अपने खेतों में जाता है और जाकर वहां काम करने लगता है। उस नागिन की पूंछ पर पड़ गया। प्रिय दर्शकों, जैसी उस किसान के पुत्र का पांव नागिन की पूंछ पर पड़ता है तो पूंछ दबते ही नागिन पुकार कर उस किसान के बेटे को डस लेती है। प्रिय दर्शकों, गुस्से में वो नागिन बहुत विषैली थी। उसके विष के प्रभाव से किसान का पुत्र खेत में तत्काल मर गया, वहीं खत्म हो जाता है। प्रिय दोस्तों, अपने सामने अपने ही पुत्र की मृत्यु देख किसान बहुत क्रोधित हो गया। पहले रोया, चिल्लाया, अपने पुत्र को गोद में उठाया, खूब दुलार किया, लेकिन बाद में बहुत क्रोधित हो जाता है। किसान भी सोचने लगता है कि इस नागिन ने मेरे पुत्र को डसा है और मैं इस नागिन से अपना प्रतिशोध लेके रहूंगा। प्रिय दर्शकों, किसान अपने मृतक पुत्र को उठाकर घर ले जाता है और घर के बाद शमशान घाट में ले जाकर अपने पुत्र का दाह संस्कार करता है। उसके बाद किसान ठान लेता है कि मैं इस नागिन से अपने पुत्र का बदला लेके रहूंगा। प्रिय दर्शकों, अब वो किसान प्रतिशोध लेने के लिए अपनी वही कुल्हाड़ी उठाता है और उस नागिन से बदला लेने के लिए उसे ढूंढने लगता है।
प्रिय दर्शकों, उस किसान के खेत के पास में एक बहुत बड़े बांबी थी जिसमें वो नागिन रहा करती थी। बहुत विशाल बांबी थी जिसके अंदर वो नागिन रहा करती थी। उसके बाद अब उस नागिन ने उस किसान के काफी सारे मवेशियों को डस डस करके और खत्म कर दिया। काफी सारे भैंस, काफी सारे गाय, काफी सारे भेड़ बकरियों को उस नागिन ने डस करके खत्म कर दिया था। वो किसान बिल्कुल तबाह हो चुका था, बर्बाद हो चुका था। अब किसान के पास में खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। प्रिय दर्शकों, अंततः अब वो किसान कंधे पर कुल्हाड़ी रखकर और नागिन की तलाश करने लगता है। सोचने लगता है कि मैं अब उस नागिन का खात्मा करके रहूंगा। प्रिय दर्शकों, अब वो किसान अपने खेतों की चारों तरफ मेड़ों पर उस नागिन को ढूंढता है और ढूंढता ढूंढता उस नागिन की बहुत बड़ी बांबी तक पहुंच जाता है, जिस बांबी के अंदर वो नागिन रहा करती थी। प्रिय दर्शकों, जैसी वो किसान उस नागिन की बांबी के सामने पहुंचता है तो नागिन अपने बिल से बाहर निकलती है और बाहर निकलकर एक विकराल बहुत विशाल रूप धारण करती है। प्रिय दर्शकों, बहुत विशाल रूप बनाकर उस किसान को अपने मुख में दबा लेती है और धीरे धीरे उस किसान को निगल जाती है। प्रिय दर्शकों, इस तरीके से वो नागिन अपना बदला पूरा करती है। जब किसान को निगल लेती है तो प्रिय दर्शकों, नागिन बहुत खुश होती है, सोचने लगती है कि आज मेरा बदला पूरा हुआ। प्रिय दोस्तों, इसके बाद वो नागिन वहां से रवाना होती है और सीधी कैलाश पर्वत पर जाती है। वह जाकर महादेव की पूजा अर्चना करती है, महादेव की भक्ति करती है और अपने गुनाहों का पश्चाताप करती है। अंततः अपनी नागमणि को निकालकर महादेव को अर्पित करती है और मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। प्रिय दर्शकों, इस कहानी का उल्लेख आपको शिव महापुराण में देखने को मिलेगा। इस तरह एक नागिन का बदला पूरा हुआ। दर्शकों, आज की कहानी यहाँ समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आज की ये कहानी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी और इस कहानी से आप ढेर सारे लाभ उठाएंगे। मिलते हैं दोस्तों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद।